अकेडमी स्टूडेंट्स, अब हम शुरू करते हैं अपने संडे टेस्ट 5 की डिस्कशन। तो सबसे पहला सवाल आता है कि बाय व्हाट फैक्टर डज द लैपलेस वैल्यू एक्सीड द न्यूटन्स वैल्यू। अच्छा, अब स्टूडेंट लैपलेस ने कहा था कि वेलोसिटी ऑफ साउंड जो होती है वो इक्वल होती है अंडर रूट गैमा पी बाय रो, जबकि अगर इसको मैं न्यूटन पे डिवाइड करूं तो न्यूटन ने कहा था कि वेलोसिटी ऑफ साउंड इज़ इक्वल टू पी बाय रो। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं कैंसिलेशन करूँ तो ये कट जाएगा और मेरे पास आंसर आ जाएगा कि लैपलेस जो है इज़ इक्वल टू अंडर रूट गैमा इंटू वेलोसिटी ऑफ न्यूटन। ठीक है, अब गैमा की वैल्यू जो लैपलेस ने यूज़ की थी वो थी हमारे पास अंडर रूट 1.2 फॉर डायटोमिक गैसेस, और अंडर रूट 1.4 जब आप करेंगे तो आपके पास 1.18 आंसर आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी बनता है। नेक्स्ट सवाल है स्टूडेंट्स के इफ़ वर्क इज डन ऑन अ सिस्टम एंड डेल्टा यू इज द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी दैट डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू रिप्रेजेंट्स विच प्रोसेस। तो स्टूडेंट इस तरह है कि फर्स्ट लॉ होता है हमारे पास क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू, और डब्ल्यू इक्वल हो सकता है डेल्टा यू के ओनली इफ़ क्यू इज इक्वल टू ज़ीरो। और हीट किस प्रोसेस में नहीं ट्रांसफ़र होती, तो वो हमारा एडियाबैटिक प्रोसेस बनता है, क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस में कोई हीट ट्रांसफ़र नहीं होती। एडियाबैटिक के बारे में कुछ और भी बातें आप लोगों को मैं बता दूं कि एडियाबैटिक प्रोसेस जो होता है वो हमेशा रैपिड होता है। ठीक है, रैपिड प्रोसेस होता है एडियाबैटिक। और एक और बात आप लोगों को पता होनी चाहिए कि एडियाबैटिक प्रोसेस जब कंप्रेशन होगी तो उसमें टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा, और जब एक्सपेंशन होगी एडियाबैटिक तो हमारे पास टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज़ करेगा। ठीक है, तो ये सारी बातें भी आपको एडियाबैटिक से रिलेटेड पता होनी चाहिए। तो इसका आंसर है जी एडियाबैटिक। नेक्स्ट सवाल है हमारे पास अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स व्हाइल कंपेयरिंग इट्स अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन द डायरेक्शन ऑफ विच क्वांटिटी डजंट चेंज। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं एक बॉडी को ऊपर फेंकूँ, ठीक है, और वो ऊपर जाए और फिर वापस नीचे आए, तो इसके अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन में अगर मैं मुख्तलिफ चीज़ों को स्टडी करूँ तो सबसे पहले आती है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट जो होगी इस बॉडी की वो हमेशा अपवर्ड ही होगी। ठीक है, वेलोसिटी इसकी अपवर्ड ही होगी ऊपर जाते हुए। इसी तरह नीचे आते हुए डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड होगी और वेलोसिटी भी डाउनवर्ड होगी। वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज़ कर रही होती है और नीचे आते हुए वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज़ कर रही होती है। ठीक है, तो क्योंकि ऊपर जाते हुए वेलोसिटी डिक्रीज़ कर रही होगी तो एक्सेलरेशन इसके ऑपोजिट हो जाएगी, और नीचे आते हुए वेलोसिटी इंक्रीज़ कर रही होगी तो एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में होगी। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी ने अपना डायरेक्शन चेंज किया है, लेकिन एक्सेलरेशन का डायरेक्शन थ्रू आउट द मोशन किधर है, नीचे ही है, तो एक्सेलरेशन अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करती। नेक्स्ट सवाल है बॉडी मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस टेकिंग सरफेस एट जीरो लेवल, तो बॉडी के पास कौन सी एनर्जी होगी। सिंपल सा एक सवाल है, सिर्फ मुश्किल तरीके से लिखा हुआ है कि एक बॉडी सरफेस ऑफ द अर्थ पे मूव कर रही है ऐसे करके। ठीक है, तो इस बॉडी की हाइट क्योंकि ज़ीरो है तो इसका mgh का आंसर ज़ीरो आएगा, यानी कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होगी। लेकिन वेलोसिटी इसकी नॉन ज़ीरो है तो इसका हाफ mv² का आंसर नॉन ज़ीरो आएगा। ठीक है, यानी कि इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, तो इस बॉडी के पास सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होगी। नेक्स्ट सवाल है कि आर्क लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर, तो आर्क लेंथ को स्टूडेंट्स हम एस से लिखते हैं, ये हमें 15 सेंटीमीटर दी हुई है। सबटेंड एन एंगल ऑफ 0.5 रेडियन, और थीटा हमें दिया हुआ है 0.5 रेडियन, रेडियस हमने फाइंड करना है। अब स्टूडेंट थीटा जो है वो इक्वल होता है एस बाय आर के, आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस, तो रेडियस हो जाएगा एस बाय थीटा के। एस यहाँ पे हमें 15 दिया हुआ है, थीटा हमें 0.5 दिया हुआ है, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 30 मीटर, सॉरी सेंटीमीटर, क्योंकि आर्क लेंथ सेंटीमीटर में थी, तो इसका ये 30 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जी कि स्लो मूविंग वाटर इन अ रिवर इज़ एन एग्जांपल ऑफ। तो स्टूडेंट्स, लेमिनर फ्लो वर्सेस टर्बुलेंट फ्लो की अगर हम बात करें, लेमिनर वर्सेस टर्बुलेंट की, तो कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए। लेमिनर फ्लो में स्टूडेंट्स वेलोसिटी जो है वो लेस होती है, टर्बुलेंट फ्लो में वेलोसिटी जो है वो मोर होती है। ठीक है, फिर रेनॉल्ड्स नंबर की अगर बात करें तो रेनॉल्ड्स नंबर इसका लेस दैन 2000 होता है, और इसका जो रेनॉल्ड्स नंबर होता है वो मोर देन 3000 होता है। इसके अलावा विस्कोसिटी जिन
उनकी जो है वो कम होगी, उनका चांस है कि वो वेलोसिटी जिन मटेरियल्स की ज़्यादा होगी उनका चांस है कि वो लेमिनर फ्लो करें, और विस्कोसिटी जिनकी कम होगी उनका चांस है कि वो टर्बुलेंट फ्लो करें। ठीक है, अच्छा जी। नेक्स्ट सवाल है हमारे पास कि फॉर अ बॉडी इन एसएचएम द करेक्ट रिलेशन बिटवीन एंगुलर फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी इज। तो स्टूडेंट ये बहुत इजी सवाल है। ओमेगा जो होता है हमारे पास वो इक्वल होता है 2 पाई एफ के। एफ क्योंकि इक्वल होता है 1/t के, तो यहाँ पे अगर मैं वैल्यू डालूँ तो ये आ जाएगा 2 पाई/t। ठीक है, ये आ जाएगा। तो अब अगर हम इसको देखें तो ये पहला ऑप्शन ही ठीक है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई/t या फिर 2 पाई/f। तो ये ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है, क्लोज ऑर्गन पाइप हैज़ अ लेंथ ऑफ 0.5 मीटर, टेकिंग द स्पीड ऑफ साउंड इज 340, इट्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज। तो स्टूडेंट अगर हम स्ट्रिंग की बात करें या हम ओपन पाइप की बात करें तो उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की इक्वेशन होती है F1 = V/2L। ठीक है, लेकिन अगर हम क्लोज पाइप की बात करें तो क्लोज पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की इक्वेशन होती है V/4L। तो यहाँ पर V जो है वो साउंड की हमें 340 दी हुई है, फिर यहाँ पे 4 आ गया, और लेंथ जो है वो 0.25 है जिसको मैं 1/4 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये 4 इस 4 से कट जाएगा और हमारे पास आंसर रह जाएगा 340, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी बनता है। नेक्स्ट सवाल है कि अ थर्मोस बॉटल कंटेनिंग अ कॉफ़ी इज शेकन विगरसली, कंसिडरिंग द कॉफ़ी एज अ सिस्टम वी कैन से दैट। अच्छा, अब यहाँ पे जो स्टूडेंट थर्मोस की बात की हुई है ना, ये थर्मोस जो है बेसिकली एक इंसुलेटेड कंटेनर है। थर्मोस इज इंसुलेटेड कंटेनर। तो यहाँ पर हमें ये बात ही इसलिए दी हुई है कि हम इंसुलेटेड कंटेनर को समझ सकें, और इंसुलेटेड कंटेनर में हीट ना इंटर होती है ना जाती है। तो बेसिकली दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ एडियाबैटिक सिस्टम। ठीक है, और एडियाबैटिक सिस्टम में जब हम वर्क करते हैं तो वो वर्क जो है वो इंटरनल एनर्जी में अपेयर होता है या टेम्परेचर राइज में अपेयर होता है। तो इस सारे प्रोसेस के थ्रू अगर हम देखें तो वर्क इज़ डन बाय द सिस्टम, हीट कैन नॉट इंटर द सिस्टम, टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेस, इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट सवाल है, इफ़ P + Q = 0 देन। तो स्टूडेंट्स P + Q जो है वो ज़ीरो कब कब हो सकता है ये समझने की बात है। तो P + Q सिर्फ और सिर्फ तब ज़ीरो हो सकता है स्टूडेंट्स कि जब P जो है वो बिलफर्ज इस तरफ है, Q जो है वो इसके ऑपोजिट है, और P और Q जो हैं वो दोनों इक्वल भी हैं। P और Q दोनों इक्वल हैं और उनके बीच में एंगल 180 डिग्री है, तो P + Q जो है वो ज़ीरो होगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ P इज़ ज़ीरो। अगर मैग्नीट्यूड P ज़ीरो हो गया तो आंसर हमारे पास रिजल्टेंट Q के इक्वल आ जाएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ Q इज़ ज़ीरो। अगर Q ज़ीरो हो गया तो रिजल्टेंट जो है वो P के इक्वल आ जाएगा। फिर मैग्नीट्यूड ऑफ P एंड Q इज़ इक्वल, ये वाली बात ठीक है कि मैग्नीट्यूड ऑफ P एंड Q इज़ इक्वल, एंगल का जिक्र ही नहीं किया, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। फैक्टर P एंड Q आर परपेंडिकुलर, अगर P और Q परपेंडिकुलर होंगे तो रिजल्टेंट का आंसर आ जाएगा P² + Q² का अंडर रूट। तो ये जो सी ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट सवाल है स्टूडेंट्स हमारा कि a body is set into projectile motion with a velocity of 10 meter per second. If its velocity at summit point is 5 meter per second, then the angle of projection is। अच्छा, अब इस सवाल में क्या पूछा हुआ है स्टूडेंट हमसे कि एक प्रोजेक्टाइल है हमारे पास। ठीक है, उस प्रोजेक्टाइल की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकंड है, और जो समिट पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी है इस पॉइंट पे वो 5 मीटर पर सेकंड है, और हमसे ये पूछा हुआ है कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बताएं। अब अगर मैं टॉप की बात करूं तो वेलोसिटी एट टॉप इक्वल होता है Vx के, या मैं उसको लिख सकता हूं V cos थीटा के। अब अगर मुझे थीटा फाइंड करना है तो थीटा मैं लिख सकता हूं cos इनवर्स Vx/V। ये हो जाएगा cos इनवर्स Vx हमारे पास 5 है और डिवाइडेड बाय इनिशियल वेलोसिटी 10 है, तो ये हो जाएगा cos इनवर्स हाफ, और cos इनवर्स हाफ होता है हमारे पास 60 डिग्री, तो 60 डिग्री जो है वो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व शोज द वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। अच्छा, अब अगर मैं बात करूं ग्राफ्स की, एफ ग्राफ की, तो अगर ये एफ ग्राफ है तो फोर्स हमारे पास वाई एक्सिस में।
अगर फोर्स इस तरह जा रही है तो इसका मतलब है कि दिस इज वर्क डन बाय यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग फोर्स। देख लें आप लोग यहाँ पे ये फोर्स वाई एक्सिस पे और वाई एक्सिस ऊपर जा रहा है, तो फोर्स इज यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग। ठीक है, अगर मैं इस ग्राफ की बात करूं तो यहाँ पे फोर्स का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है और इस जगह पे फोर्स जो है वो यूनिफॉर्म है। तो इनमें से कौन सा ग्राफ जो है वो वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स है? तो ये बी ग्राफ जो है ये वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स है। नेक्स्ट सवाल है स्टूडेंट्स के water flows steadily through a circular pipe. If the radius of a pipe is halved, speed of the water becomes. अब स्टूडेंट्स इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के हिसाब से तीन रिलेशंस हैं जो आपको आने चाहिए। ठीक है, सबसे पहला है कि वेलोसिटी और एरिया का इनवर्स रिलेशन होता है। एरिया ऑफ पाइप को डबल करेंगे, वेलोसिटी हाफ होगी। दूसरा होता है कि वेलोसिटी और रेडियस का इनवर्स का स्क्वायर रिलेशन होता है। और तीसरा होता है कि वेलोसिटी और डायामीटर का भी इनवर्स का स्क्वायर का रिलेशन होता है। तो यहाँ पे क्योंकि हमें रेडियस दिया गया है तो रेडियस को अगर मैं 2 टाइम्स करूँगा तो वेलोसिटी का क्योंकि इनवर्स रिलेशन है तो वो 1/4 टाइम्स हो जाएगी। तो अच्छा, यहाँ पे हमने रेडियस को हाफ किया, सॉरी। तो अगर मैं रेडियस को हाफ करूँगा तो वेलोसिटी जो है वो प्रोपोर्शनल है 1/r के, तो ये 1/1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा मेरे पास 1/1/4, ये 4 ऊपर चला जाएगा और वेलोसिटी जो है हमारी वो 4 टाइम्स हो जाएगी। तो ये डी ऑप्शन जो है 4 टाइम्स, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट सवाल है सिंपल हार्मोनिक मोशन कैन बी रिप्रेजेंटेड एग्जैक्टली एज द प्रोजेक्शन ऑफ। तो स्टूडेंट्स सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में एक सवाल आता है कि अगर एक बॉडी जो है वो सर्कल में घूम रही है तो क्या वो बॉडी खुद सिंपल हार्मोनिक मोशन में है? तो ये बॉडी जो है ये एसएचएम में नहीं है, ये आप लोगों ने याद रखना है कि दिस बॉडी इज़ नॉट इन एसएचएम। लेकिन इसकी जो प्रोजेक्शन है, ये जो इसका साया है, प्रोजेक्शन बेसिकली साय को कहते हैं। तो इसका जो साया होगा वो बेसिकली किस में होगा? आपका एसएचएम में होगा। तो प्रोजेक्शन जो है वो है कब? जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा ऑन टू अ डायमीटर। तो ये वाला आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, इफ द पाथ डिफरेंस बिटवीन टू इंटरफेयरिंग वेव इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ देयर वेवलेंथ देन द फेज डिफरेंस बिटवीन देम इज। स्टूडेंट्स एक बात याद रखनी है आप लोगों ने, जब भी हमारे पास पाथ डिफरेंस जो है वो n लैम्डा के इक्वल होगा तो फेज डिफरेंस हमारे पास 0 डिग्री होगा। और जब भी पाथ डिफरेंस हमारे पास n लैम्डा बाय, बल्कि इसको इस तरह लिख लें कि n माइनस हाफ लैम्डा के उसमें होगा तो फेज डिफरेंस हमारे पास 180 डिग्री होगा। इसको अगर न्यूमेरिकली बताऊं तो अगर 1 लैम्डा है, 2 लैम्डा है, 3 लैम्डा है, 4 लैम्डा है, इस तरह करके है तो फेज डिफरेंस 0 होगा। और अगर 3/2 लैम्डा है, 5/2 लैम्डा है, 7/2 लैम्डा है, इस फॉर्म में है तो फिर फेज डिफरेंस हमारे पास 180 डिग्री होगा। तो ये आप लोगों ने इस तरह से याद रखना है, ठीक है। तो इधर हमें कहा हुआ है कि इंटीग्रल मल्टीपल है तो ये 0 डिग्री होगा इसका आंसर। ये हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट सवाल है, ड्यूरिंग आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस द टेम्परेचर इज कांस्टेंट इफ द गैस एब्जॉर्ब 300 जूल ऑफ हीट द वर्क डन बाय द गैसेस। अच्छा, अब आइसोथर्मल में क्या होता है स्टूडेंट्स? आइसोथर्मल की अगर हम बात करें तो आइसोथर्मल में चेंज इन इंटरनल एनर्जी ज़ीरो होती है क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर ज़ीरो होता है, ठीक है। अब अगर फर्स्ट लॉ में लिखूं तो फर्स्ट लॉ हो जाएगा Q इज़ इक्वल टू डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू। डेल्टा यू ज़ीरो हो गया तो सारी की सारी हीट जो है वो वर्क में जाएगी। अब यहाँ पर उसने अगर 300 जूल हीट एब्जॉर्ब की है तो वर्क डन हमारा कितना हो जाएगा? 300 जूल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट सवाल है, वेक्टर 12i + 5j मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर इज इक्वल टू। अच्छा, जब भी हमें आई जे के की फॉर्म में वेक्टर दिया हो और हमने मैग्नीट्यूड निकालना हो तो इसका बहुत सिंपल सा तरीका है कि हम सिंपली पैथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास 144 प्लस 25, ये आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट 169 जो कि है हमारा 13 का अंडर रूट तो स्क्वायर। तो ये ऑप्शन नंबर बी 13 जो है ये हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल है जी कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी। सबसे पहली है जी मोमेंटम चेंजेस व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स।
तो इनकरेक्ट हमने बताना है, ठीक है। अच्छा, फिर दूसरा है मोमेंटम चेंजेस व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब पहली स्टेटमेंट भी ठीक है स्टूडेंट, दूसरी स्टेटमेंट भी ठीक है। किस तरह से ठीक है? जब अगर बॉडी जा रही है, फॉर एग्जांपल एक बॉडी इस तरफ जा रही है और मैं फोर्स भी इसी तरफ अप्लाई करता हूँ, तो उसका मोमेंटम जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। फिर अगर बॉडी इस तरफ जा रही है, दूसरे ऑप्शन के हिसाब से अगर बॉडी इस तरफ जा रही है, मैं उसके ऑपोजिट फोर्स अप्लाई करता हूँ, तो मोमेंटम जो है स्टूडेंट्स वो डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो तीसरा ऑप्शन है हमारे पास कि मोमेंटम चेंजेस व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द बॉडी। तो ये वाली बात भी ठीक है, जब भी मोमेंटम के परपेंडिकुलर फोर्स लगेगी तो मोमेंटम का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, ठीक है। मोमेंटम खुद नहीं चेंज होगा मैग्नीट्यूड, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो ये भी स्टेटमेंट ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। मोमेंटम डजंट चेंज व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड, तो ये वाली बात गलत हो गई। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा इनकरेक्ट है। नेक्स्ट सवाल है स्टूडेंट्स के अ सैटेलाइट इज मूव फ्रॉम अ लोअर ऑर्बिट टू अ हायर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, इट्स एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो स्टूडेंट इस तरह है कि एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की अगर हम बात करें तो एट इनफिनिट पे उसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है और ज़ीरो होती है, और उसे हम वहाँ से जितना नीचे लेके आएँ वो डिक्रीज़ करती है, और -1 -2 -3 इस तरह करके डिक्रीज़ होती है। तो बिलफर्ज अगर एक सैटेलाइट को हमने इस -3 वाली पोजीशन से ऊपर उठा के इस -2 वाली पोजीशन पे लेके आए थे, तो ये बिकम लेस नेगेटिव हो रही है, ठीक है, बिकम लेस नेगेटिव। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है जी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय सेकंड हैंड ऑफ अ क्लॉक आफ्टर 20 सेकेंड इज। तो स्टूडेंट इसका आंसर किस तरह से होगा? हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि सेकंड हैंड एक कंप्लीट रोटेशन कितनी देर में करती है। तो सेकंड हैंड के 60 सेकंड जो हैं वो इक्वल होते हैं 2 पाई रेडियन के। तो 1 सेकंड जो होगा वो हो जाएगा 2 पाई बाय 60 रेडियन के, और 20 सेकेंड्स जो हैं वो हो जाएंगे 2 पाई बाय 60 इंटू 20। ये 20 यहाँ से कट के 3 हो जाएगा, तो पाई बाय 3 जो है वो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। हाँ सॉरी, 2 पाई बाय 3 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी बनता है। नेक्स्ट सवाल है, व्हेन अ स्मॉल स्फेरिकल बॉडी फॉल्स थ्रू अ फ्लूइड एंड अचीव्स अ टर्मिनल वेलोसिटी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अच्छा, टर्मिनल वेलोसिटी इज़ द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ फॉल ऑफ बॉडी, ये बात ठीक है, क्योंकि जब वो टर्मिनल मैक्स वेलोसिटी पे अचीव कर लेगी तो उससे ज़्यादा उसकी वेलोसिटी नहीं हो सकेगी। टर्मिनल वेलोसिटी इज़ द मिनिमम वेलोसिटी, तो इन दोनों में से ये ऊपर वाली ही बात ठीक हो सकती है। टर्मिनल वेलोसिटी इज़ द यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये बात भी ठीक है। तो अर्लियर द टर्मिनल वेलोसिटी अचीव लेसर विल बी द वेलोसिटी ऑफ फॉल, ये वाली बात भी ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है ये हमारा इनकरेक्ट आंसर है। नेक्स्ट सवाल है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मास स्प्रिंग सिस्टम इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस फार्मूला। तो इनमें से हमें ये बताना है कि काइनेटिक एनर्जी का कौन सा फार्मूला है। तो स्टूडेंट्स ये जो पहला फार्मूला है ये पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है, ये जो दूसरा फार्मूला है हमारे पास ये काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है, और ये जो तीसरा फार्मूला है ये हमारे पास टोटल एनर्जी का फार्मूला है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन काइनेटिक एनर्जी का है? ये बी ऑप्शन जो है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि इफ अ टेंशन इन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग इज इंक्रीज टू 4 टाइम्स इट्स ओरिजिनल वैल्यू while the length and mass per unit length are kept constant, the fundamental frequency will become। अच्छा, अब स्ट्रिंग की अगर हम फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी की बात करें तो वो इक्वल होती है v बाय 2l, और v की जगह मैं लिख सकता हूँ √t बाय स्मॉल m mass per unit length इंटू 1 बाय 2l। अब यहाँ पर उन्होंने कहा है कि ये भी कांस्टेंट है और ये लेंथ भी कांस्टेंट है, तो फ्रिक्वेंसी और टेंशन का डायरेक्ट का अंडर रूट का रिलेशन आ जाएगा। टेंशन को उन्होंने 4 टाइम्स किया, तो √4 टाइम्स हमारे पास 2 टाइम्स आ जाएगा, तो डबल द ओरिजिनल, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, मोलर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट ऑफ एन आइडियल गैस इज दिस मच, इट्स मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू। तो स्टूडेंट्स जो CP होता है हमारे पास हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, वो होता है CV प्लस R, ठीक है। तो CP हो जाएगा, CV हमें यहाँ पे दिया हुआ है 20.8 और R की वैल्यू होती है 8.3 जाउल पर मोल में। तो इसको जब मैं ऐड करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 29.1, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट सवाल है हमारे पास कि मिनिमम नंबर ऑफ अनइक्वल वेक्टर्स टू प्रोड्यूस अ रिजल्टेंट हैविंग जीरो वेक्टर इज। अगर इक्वल वेक्टर्स का पूछा हो स्टूडेंट्स, ठीक है, तो फिर उसका आंसर होगा 2, क्योंकि एक वेक्टर ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा, रिजल्टेंट 0 आ जाएगा। अगर अनइक्वल वेक्टर्स का पूछा हो तो फिर आंसर होगा 3, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर ये एक वेक्टर है, ये दूसरा है, तो ज़ीरो करने के लिए तीसरा भी हमें चाहिए होगा। तो अनइक्वल वेक्टर्स 3 और इक्वल वेक्टर्स 2, तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जी, टू आइडेंटिकल बिलियर्ड बॉल्स अंडरगो वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन, बॉल 1 is moving at 5 मीटर पर सेकेंड and ball 2 is moving at -3 meter per second. What is the relative speed of approach and what will be the relative speed of separation? अच्छा, अब यहाँ पर अगर हम स्टूडेंट्स देखें तो एक जो है वो टूवर्ड्स ईच अदर लिखा हुआ है, ये सबसे बड़ी हिंट है। टूवर्ड्स ईच अदर का मतलब है कि एक बॉडी आ रही है इस तरह से और दूसरी बॉडी आ रही है इस तरह से, ठीक है। इनकी रिलेटिव स्पीड ऑफ बॉल 1 की स्पीड जो है वो 5 मीटर पर सेकेंड है और बॉल 2 की जो है वो 3 मीटर पर सेकेंड है। ये इसकी जो है ये 3 मीटर पर सेकेंड है। अब क्योंकि ये ऑपोजिट उस पर मूव कर रहे हैं तो अप्रोच की स्पीड इनकी हो जाएगी, ये अप्रोच की स्पीड है, ठीक है। तो अप्रोच की स्पीड हो जाएगी v1 माइनस v2। v1 जो है यहाँ पे 5 है, -3, तो ये हो जाएगा 5 + 3, दैट इज़ इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड। और क्योंकि ये इलास्टिक कोलिजन है तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इक्वल होंगे। तो अगर अप्रोच की स्पीड 8 है तो सेपरेशन की स्पीड भी 8 ही होगी। ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ पावर। तो किलोवाट इज अ यूनिट ऑफ पावर। 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वाट्स। हॉर्स पावर भी जो है वो पावर का यूनिट है। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट। किलो वाट आवर की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो किलो वाट आवर जो है वो एनर्जी का यूनिट है और स्पेसिफिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसमें मैयर होती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे मैयर होती है? 1 किलो वाट आवर जो होता है वो बेसिकली 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। जिस तरह आपने सुना होगा ना कि इतने यूनिट बिल आ गया, इतने यूनिट बिजली इस्तेमाल हो गई, तो वो 1 किलो वाट आवर होता है। और ये किसके इक्वल होता है? 3.6 मेगा जाउल्स के। तो 3.6 मेगा जाउल, तो ये बेसिकली एनर्जी का यूनिट है, पावर का यूनिट नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। A steel and plastic ball of same mass are dropped from a very tall building. Which one will achieve terminal velocity first? अच्छा जी, अब एक बात याद रखनी है आपने स्टूडेंट्स कि हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी की दो इक्वेशंस होती हैं। एक होती है mg डिवाइडेड बाय 6 पाई ईटा आर और दूसरी होती है 2g रो आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 ईटा। अब जब ये सेम मटेरियल होगा तो आपने जब हमारे पास डिफरेंट मटेरियल होगा तो आपने ये वाली इक्वेशन यूज़ करनी है। जब हमारे पास सेम मटेरियल होगा तो आपने ये वाली इक्वेशन यूज़ करनी है, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो स्टील एंड प्लास्टिक का है, तो ये डिफरेंट मटेरियल का सवाल है, तो हम इस इक्वेशन को यूज़ करेंगे। अब स्टील और प्लास्टिक के बारे में अगर हम देखें तो स्टूडेंट्स अगर इनका मैथ सेम है तो क्या होगा कि स्टील बॉल इतनी सी होगी और प्लास्टिक बॉल बड़ी होगी। क्यों? क्योंकि अगर 1 kg स्टील इतनी है तो 1 kg प्लास्टिक ऑब्वियसली उससे ज़्यादा होगी। मतलब कि रेडियस ऑफ स्टील बॉल विल बी लेस देन रेडियस ऑफ प्लास्टिक बॉल। अब इस इक्वेशन के हिसाब से टर्मिनल वेलोसिटी और रेडियस का इन्वर्स रिलेशन है। तो अगर स्टील बॉल का रेडियस जो है वो प्लास्टिक बॉल से कम है तो वेलोसिटी ऑफ स्टील बॉल विल बी मोर देन वेलोसिटी ऑफ प्लास्टिक बॉल। और यहाँ पर हमसे ये नहीं पूछा कि टर्मिनल वेलोसिटी किसकी ज़्यादा होगी, हमसे ये पूछा है कि पहले कौन अचीव करेगा। तो स्टूडेंट जिसकी टर्मिनल वेलोसिटी जितनी कम होगी वो उतना पहले उसको अचीव करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा प्लास्टिक बॉल विल अचीव टर्मिनल वेलोसिटी फर्स्ट। नेक्स्ट सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंडीशन फॉर प्रोपगेशन ऑफ वेव। तो ये स्टूडेंट सवाल एक बार पहले भी संडे टेस्ट में आ चुका है। ये आपकी बुक की लाइन है और ये काफ़ी बार आती है इसलिए ये बार बार दिया जा रहा है। तो मीडियम मस्ट बी इन इलास्टिक, ठीक है। पार्टिकल्स ऑफ अ मीडियम मस्ट नॉट बी डिपेंडेंट ऑन ईच अदर और बोथ ए एंड बी और नन ऑफ दिस। अच्छा जी, अब अगर ये देखा जाए तो इज़ अ कंडीशन पूछा हुआ है, तो मीडियम मस्ट बी इन इलास्टिक, ये बात गलत है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इलास्टिक होना चाहिए ताकि वो वेव को आगे लेके जा सके। पार्टिकल्स ऑफ अ मीडियम मस्ट नॉट बी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, तो
ये वाली बात ठीक है कि पार्टिकल्स अलग अलग नहीं होने चाहिए, एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए। तो इन दोनों में से कौन सी कंडीशन है? ये बी जो है ये सही कंडीशन है कि पार्टिकल्स मस्ट बी डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, या इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि मस्ट नॉट बी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। तो ये बात थोड़ी सी घुमा फिरा के की गई है, लेकिन बात ये वाली ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, हीट कैपेसिटी फॉर आइसोबैरिक इज मोर देन द हीट कैपेसिटी ऑफ आइसोकोरिक प्रोसेस बिकॉज। तो स्टूडेंट्स, आइसोबैरिक प्रोसेस की हीट ज़्यादा है आइसोकोरिक से, क्योंकि देख लेते हैं सीपी जो है वो हमारे पास इक्वल होता है डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा यू डिवाइडेड बाय एम डेल्टा टी के, ठीक है। और सॉरी, Q प्लस डब्ल्यू डिवाइडेड बाई एम डेल्टा टी के, और सी वी इक्वल होता है Q डिवाइडेड बाई एम डेल्टा टी के, क्योंकि उसमें वर्क डन ज़ीरो होता है। तो इस हिसाब से अगर मैं देखूँ तो डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, न्यूमिनेटर में Q वाला फैक्टर भी सेम है, लेकिन CP में जो एडिशनल फैक्टर है वो हमारे पास वर्क डन का आ रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा मोर हीट इज़ यूटिलाइज फॉर वर्क। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट डिफाइन द यूनिट वेक्टर इट हैज़ मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1। ये वाली बात ठीक है। इट असाइंस डायरेक्शन टू अ स्केलर क्वांटिटी, ये बात भी ठीक है। इट इज़ इक्वल टू रेशियो ऑफ वेक्टर एंड इट्स मैग्नीट्यूड, ये वाला पॉइंट ज़रा देख लेते हैं। एक वेक्टर जो है स्टूडेंट्स वो बना होता है अपने मैग्नीट्यूड के इनटू यूनिट वेक्टर के। तो जो यूनिट वेक्टर होगा वो इक्वल हो जाएगा वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, ये वाली बात भी ठीक है। तो नन ऑफ दीज जो है वो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, इफ द इनिशियल लॉन्च ऑफ प्रोजेक्टाइल इज डबल वाइल कीपिंग द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कांस्टेंट, हाउ डू द मैक्सिमम रेंज एंड मैक्सिमम हाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज चेंज। अब हाइट जो है स्टूडेंट्स उसका रिलेशन है वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, यानी कि हाइट और वी आई स्क्वायर का डायरेक्ट के स्क्वायर का रिलेशन है। तो वी आई को अगर हम 2 टाइम्स करेंगे तो हाइट जो है वो हमारे पास 4 टाइम्स हो जाएगी। और रेंज का फॉर्मूला है वी आई स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। इस हिसाब से रेंज और वी आई स्क्वायर का भी डायरेक्ट के स्क्वायर का रिलेशन है। तो अगर यहाँ पे भी मैं वी को 2 करूँगा तो हमारे पास रेंज भी 4 टाइम्स हो जाएगी, यानी कि रेंज और हाइट दोनों जो हैं वो 4 टाइम्स हो जाएंगे, क्वाड्रपल्स। तो रेंज एंड हाइट बोथ क्वाड्रपल। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, फोर्स ऑफ दिस मच एक्ट ऑन द बॉडी एंड इट गेन्स अ वेलोसिटी ऑफ दिस मच, द पावर इज कैलकुलेटेड बाय। तो स्टूडेंट्स, पावर इक्वल होती है डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी के। यहाँ पर फोर्स हमें दी हुई है 2i प्लस 3j, और वेलोसिटी हमें दी हुई है 3i प्लस j। यहाँ पर हम i को i से, j को j से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 6 प्लस 3 इक्वल टू 9 वाट हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी बनता है। नेक्स्ट सवाल है, मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव्स कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड थ्रू। अच्छा जी, अब मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव के ट्रांसफ़र होने की शर्त ये होती है कि पार्टिकल्स एक दूसरे पे डिपेंड करने चाहिए। अब गैसेस का जो है वो सारे पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर दूर होते हैं और वो एक दूसरे को डायरेक्ट एनर्जी नहीं ट्रांसफ़र कर सकते, तो इस वजह से ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव्स जो हैं वो गैसेस में ट्रैवल नहीं कर सकती। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है स्टूडेंट्स हमारे पास कि वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 2 पैरेलल वेक्टर्स। तो स्टूडेंट, वेक्टर प्रोडक्ट इक्वल होता है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन ऑफ थीटा। अच्छा जी, अब यहाँ पर ए बी साइन 0 आ जाएगा क्योंकि पैरेलल है, तो इसका आंसर आ जाएगा 0 विथ डायरेक्शन विच इज़ कॉल्ड एज नल वेक्टर। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा, नल वेक्टर। यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे संडे टेस्ट की डिस्कशन एंड होती है। अब इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट संडे टेस्ट के साथ मिलेंगे। थैंक यू।